हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ ए ब्रोकन हार्ट। ए ब्रोकन हार्ट भाग 52। जिया अपने फोन को हाथ में लिए उदास सी बेंच पर बैठी थी। सोफी ने देखा तो कहा, क्या हुआ, फोन करो उसे। उसका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है। जिया ने उदासी भरे स्वर में कहा, तुम एक बार फिर ट्राई करो, हो सकता है उसका फोन नेटवर्क से बाहर हो। सोफी ने कहा, मैं फिर कोशिश करती हूँ। जिया ने कहा और एक बार फिर ईशान का नंबर डायल करने लगी, लेकिन इस बार भी फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। जिया का चेहरा उदासी से घिर गया। मुश्किल से उसे ईशान का नंबर मिला था और वो भी नॉट रीचेबल था। जिया ने फोन साइड में रख दिया और एक गहरी सांस ली, जिसके साथ ही उसकी आंखों में नमी उतर आई। सोफी ने देखा तो उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और धीरे से कहा, हो सकता है वो नेटवर्क एरिया में ना हो, तुम कल सुबह उसे कॉल करके देख लेना। बाहर बहुत ठंड है, चलो अंदर चलते हैं। मैं थोड़ी देर यहाँ रुकना चाहती हूँ, तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। जिया ने उदासी भरे स्वर में कहा, ठीक है, जल्दी आ जाना वरना बाहर रहोगी तो तुम बीमार हो जाओगी। सोफी ने कहा और वहां से चली गई। सोफी के जाने के बाद जिया ने उदासी से सामने खाली पड़ी सड़क को देखा। ईशान के साथ बिताए पल उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। जिया ने एक बार और ईशान का नंबर डायल किया, लेकिन जवाब वही था। जिया उठी और धीमे कदमों से अंदर चली आई। कुछ देर पहले जो जिया खुशी खुशी थी, अब वह बेहद उदास थी। जिया ऊपर कमरे में चली आई। उसने देखा सोफी सो चुकी थी। जिया अपने बिस्तर पर चली आई और फोन साइड टेबल पर रखकर सो गई। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह जिया जल्दी उठ गई। उसने उठते ही सबसे पहले ईशान का नंबर डायल किया, लेकिन वह नंबर अभी भी नॉट रीचेबल आ रहा था। जिया ने फोन रख दिया। अब उसे ईशान को लेकर चिंता होने लगी। ईशान को गए इतने दिन हो चुके थे, लेकिन ना तो उसका कॉल आया और ना ही जिया की इस बात से कोई बात हो पाई। ईशान किस हाल में होगा, जिया बैठकर ये सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। ईशान का फोन होगा सोचकर जिया ने जल्दी से फोन उठाया और कान से लगाकर कहा, हेलो ईशान। हेलो, मैं मोहम्मद बोल रहा हूँ। तुमने 1 महीने का बोलकर मुझे कर्ज लिया था, बताओ वो कब लौटाओगी। दूसरी तरफ से एक भारी भरकम आवाज आई, ओह मोहम्मद भाई आप हो, मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगी। जिया ने कहा, देखो तुमने कहा था 1 महीने में तुम वापस कर दोगी और 1 महीना होने वाला है। उम्मीद है तुम ये तय वक्त पर लौटा दोगी। मोहम्मद भाई ने कहा, हाँ मैं कर दूंगी, आप फिक्र ना करें। जिया ने कहा, ठीक है, कहकर मोहम्मद भाई ने फोन रख दिया। जिया ने फोन अपने होठों से लगा लिया। वह अपने कबर्ड के पास चली आई और उसे खोलकर उसमें कुछ ढूंढने लगी। ये तो बहुत कम पैसे हैं और सैलरी आने में अभी थोड़ा वक्त है। मैंने मोहम्मद भाई को कह तो दिया कि मैं पैसे लौटा दूंगी, पर पैसों का इंतजाम होगा कहाँ से? क्या मुझे सोफी से उधार लेना चाहिए? नहीं, अगर मैंने सोफी से उधार मांगा तो उसे इस बारे में पता चल जाएगा और वह मुझसे नाराज हो जाएगी। मिस्टर दयाल से भी मैं उधार नहीं ले सकती, क्योंकि उन्होंने पहले ही मुझे काफी एडवांस दे रखा है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अगर ईशान यहाँ होता तो वो मेरी मदद जरूर करता, लेकिन वो ना तो जाने किस हाल में होगा। वो ठीक तो होगा ना? हे भगवान, वो जहां भी हो बस ठीक हो। मम्मा प्लीज, वो किसी परेशानी में तो बिल्कुल ना हो। जिया, तुम सुबह सुबह वहां क्या कर रही हो? सोफी ने नींद से उठते हुए कहा, वो मैं नहाने के लिए कपड़े ले रही थी। जिया ने हाथ में पकड़े कुछ नोटों को अपने कपड़ों के नीचे दबाते हुए कहा, जिया तुम कहीं जा रही हो क्या? सोफी ने पूछा। नहीं, मैं बस जल्दी ही उठ गई थी तो सोचा नहा लेती हूँ। जिया ने कपड़े लेकर कबर्ड बंद करते हुए कहा, लेकिन सुबह सुबह ठंड बहुत ज्यादा होती है, तुम बाद में नहा लेना। सोफी ने उठते हुए कहा,
नहीं, इतनी ज्यादा भी नहीं है। वैसे मैंने गीजर ऑन कर दिया है। मैं नहा कर आती हूँ, जिया ने बाथरूम की तरफ जाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं अपने लिए कॉफी बना रही हूँ, क्या तुम भी थोड़ी लेना चाहोगी? सोफी ने पूछा। हाँ जरूर, कहते हुए जिया ने दरवाजा बंद कर लिया। बाथरूम में आकर उसने अपने कपड़े रैंक पर रखे और खुद कमोड पर आ बैठी। उसने अपना सर पकड़ लिया। एक तरफ वह ईशान को लेकर परेशानी में थी और दूसरी तरफ मोहम्मद भाई के रूप में दूसरी परेशानी उसके सामने थी। जिया को जल्द से जल्द कुछ पैसों का इंतजाम करना था, लेकिन कैसे वो नहीं समझ पा रही थी। पहली बार जिया इतना परेशान थी और वह इसमें सोफी को शामिल बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जिया ने सबसे छुपकर मोहम्मद भाई से पैसे उधार लिए थे। जिया काफी तैयार है, तुम्हें और कितना वक्त लगेगा? सोफी ने आवाज लगाई तो जिया की तंद्रा टूटी। वह उठी और जल्दी से नहाकर बाहर चली आई। जिया के बाल छोटे थे जिन्हें वह रोज धोया करती थी। जिया अपने बालों को पोंछते हुए बाहर आई। सोफी ने देखा तो कहा, तुम सच में पागल हो, इतनी सुबह सुबह तुमने बाल क्यों धोए? तुम्हें ठंड लग जाएगी। लो तुम ये कॉफी पकड़ो और ये टॉवल मुझे दो, मैं तुम्हारे बाल सुखा देती हूँ। जिया ने अपने दोनों हाथों में कप थाम लिया। सोफी टॉवल लेकर जिया के पीछे चली आई और उसके बालों को पोंछने लगी। सोफी कितनी अच्छी है, इससे मेरी कितनी परवाह है। मुझे सोफी से पैसों वाली बात नहीं छुपानी चाहिए। क्या मुझे इसे सब बता देना चाहिए? जिया ने मन ही मन खुद से कहा। क्या हुआ, पियो ना, कॉफी ठंडी हो जाएगी। सोफी ने कहा तो जिया की तंद्रा टूटी। हाँ मैं पी रही हूँ, कॉफी के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिया ने कॉफी का एक घूंट भरकर कहा। इसमें शुक्रिया कैसा जिया? वैसे आज तुम कुछ बदली बदली नजर आ रही हो। क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? देखो, अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकती हो। सोफी ने जिया के सामने आकर अपनेपन से कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मैं तुम्हें परेशान लग रही हूँ? देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिया ने जबरदस्ती अपने होठों पर बड़ी सी मुस्कान लाकर कहा। अब लग रही हो तुम जिया। अच्छा सुनो, मैं कमरे की सफाई कर देती हूँ, तब तक तुम जाकर दूध और ब्रेड ले आओगी। सब खत्म हो चुका है। सोफी ने कुछ पैसे जिया की तरफ बढ़ाकर कहा। बाहर जाऊंगी तो हो सकता है मुझे कोई सॉल्यूशन मिले। हाँ, ये ठीक रहेगा। जिया ने मन ही मन खुद से कहा और फिर सोफी से पैसे लेकर कहा, हाँ मैं ये कर लूंगी। ठीक है, ध्यान से जाना और ब्रेड्स अच्छे लेकर आना। दुकानदार आजकल कुछ भी अच्छा नहीं देते। सोफी ने अपने बालों को बांधते हुए कहा। जिया ने अपने गले में बैग डाला और वहां से चली गई। ठंड से बचने के लिए उसने अपनी हुडी पहन ली। नीचे आकर जिया ने अपनी साइकिल उठाई और वहां से निकल गई। सोफी ने जिया को दूध और ब्रेड लाने भेजा था, लेकिन वह वहां न जाकर लिली आंटी के पुराने घर के सामने चली आई, जहां ईशान रहता था। जिया साइकिल से नीचे उतरी और दरवाजे के पास आकर उस घर को देखने लगी जहां ईशान रहता था, लेकिन उस घर पर अब ताला लगा हुआ था। जिया के चेहरे पर उदासी उभर आई और आंखों में नमी तैरने लगी। जिया कुछ देर वहां खड़ी रही और फिर अपनी साइकिल लेकर आगे बढ़ गई। जिया को बाहर घूमते हुए काफी वक्त हो चुका था, लेकिन उसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला। जब उसे सोफी की बात याद आई तो वह दूध और ब्रेड लेने दुकान की तरफ चल पड़ी। जिया अभी कुछ ही दूर चली थी कि उसे सामने से आती माया दिखाई थी। माया सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके आ रही थी। उसे देखते ही जिया ने साइकिल को रोका और कहा, हे माया। जिया को देखते ही माया का मूड खराब हो गया और उसने अपना ललाट सहलाते हुए कहा, ओह तुम फिर आ गई। तुम क्या हमेशा मेरा पीछा करती रहती हो? तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ? तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो। जिया ने मुंह बनाकर कहा। स्टूपिड गर्ल, तुमसे बहस करके सुबह सुबह मुझे अपना मूड खराब नहीं करना, कहकर माया आगे बढ़ी। माया को जाते देखकर जिया ने जल्दी से अपनी साइकिल को स्टैंड पर लगाया और दौड़कर माया के पीछे आई। जिया माया के सामने चली आई और उसे रोकते हुए कहा, सुनो सुनो सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, माया ने बेरुखी से कहा।
ओ प्लीज 2 मिनट मेरी बात सुनो, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, पक्का, जिया ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ओके जल्दी बोलो क्या बात है, माया ने कहा। क्या तुम जानती हो ईशान कैसा है, जिया ने एकदम से पूछा। व्हाट, मुझे कैसे पता होगा वो कैसा है, हम दोनों अब साथ नहीं रहते, जानती हो ना तुम, और मेरी उससे कोई बात भी नहीं हुई है, माया ने हैरानी से कहा। हाँ मैं जानती हूँ, ये छोड़ो, क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकती हो, जिया ने पूछा। मेरे पास उसका नंबर नहीं है, माया ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है, तुम उसके इतना करीब रही हो, तुम इसके बारे में कुछ तो पता होगा ना, नंबर तक नहीं है उसका, जिया ने हैरानी से कहा। मेरे पास उसका सिर्फ एक ही नंबर था और वो अब काफी टाइम से बंद है, और मैंने कल शाम ही उसे डिलीट कर दिया, माया ने कहा। हाँ तुम कितने सेल्फिश हो, ईशान से रिश्ता नहीं रहा तो तुमने नंबर भी डिलीट कर दिया, कल को तुम उसे भी भूल जाओगी, जिया ने लगभग माया पर चढ़ते हुए कहा। आह तुम कितनी अजीब हो, ईशान ने तुम्हें दोस्त चुना सोचकर ही मुझे अफसोस हो रहा है, माया ने जिया को दूर करके कहा। हाँ तुम अफसोस कर सकती हो, न जाने वो किस हाल में है, उसका सपना पूरा होने वाला था, उसके लिए वो बेंगलोर चला गया, लेकिन वहां जाने के बाद उसने ना मुझसे बात की और ना ही उसका कोई मैसेज आया, मैंने उसे फोन किया लेकिन उसका नंबर नॉट रीचेबल था, मुझे लगा तुम्हारे पास उसका नंबर होगा, लेकिन खैर जाने दो, जिया ने खोए हुए स्वर में कहा। माया ने सुना तो उसे जिया का मजाक उड़ाने का एक मौका मिल गया और उसने हंसते हुए कहा। ओह तो ये बात है, मुझे तो पहले ही पता था कि ईशान एक वक्त बाद तुम्हारे साथ यही करेगा, उसका फोन बंद नहीं है बल्कि उसने जानबूझकर बंद किया होगा तुमसे बचने के लिए, वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर तुमसे दूर जा चुका है। ऐसा कुछ नहीं है, ईशान ऐसा लड़का नहीं है, जिया ने कहा। ये तुम कह रही हो, तुम ईशान के साथ 6 महीने रही हो और मैं 6 साल, मैं तुम्हें उससे ज्यादा जानती हूँ, जब उसे किसी की जरूरत थी तो उसने तुम्हारा सहारा लिया, और जब उसे लगा कि उसका सपना पूरा होने जा रहा है तो वो तुमसे दूर चला गया। ईशान एक सेल्फिश लड़का है जो अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने उससे ब्रेकअप क्यों किया होगा, तुम सच में एक बेवकूफ लड़की हो। हाँ जिया, जो ईशान जैसे लड़के के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रही हो, वो इस शहर में अब बिल्कुल नहीं आएगा, और अगर आया भी तो तुम जैसी लड़कियों को तो मुंह भी नहीं लगाएगा वो, माया ने जहर उगलते हुए कहा। बस करो माया, जिया ने गुस्से और तकलीफ भरे भाव के साथ कहा। क्या हुआ, सच सुन के तकलीफ हो रही है ना जिया, पर सच यही है कि तुम एक निहायत ही बेवकूफ लड़की हो और धीरे धीरे तुम्हें ये खुद समझ आ जाएगा। कहते हुए माया ने जिया को साइड किया और वहां से चली गई। ईशान का फोन न लगने की वजह से जिया पहले ही परेशान थी, अब माया की बातों ने उसे और परेशान कर दिया। जिया पहले से ज्यादा उदास हो गई, माया की कई बातें उसके कानों में गूंजने लगी और कहीं ना कहीं वो बातें जिया को इफेक्ट भी कर रही थी। अंदर ही अंदर जिया को एक दर्द सा महसूस होने लगा, और ये क्या था जिया को खुद समझ नहीं आ रहा था। वह अपनी साइकिल के पास चली आई और उसे लेकर दुकान की तरफ चल पड़ी। साइकिल चलाते हुए जिया के कानों में अभी भी माया की बातें चल रही थी। जिया ने ध्यान नहीं दिया और साइकिल सामने से आती गाड़ी से जा टकराई। जिया अपनी साइकिल समेत नीचे आ गिरी, उसका हाथ थोड़ा सा छिल गया और खून आने लगा। दर्द की वजह से जिया की आंखों में आंसू भर आए। वह वहीं सड़क पर बैठी खामोशी से अपनी चोट को देखती रही। सुबह सुबह उस जगह ज्यादा भीड़ नहीं थी, बस इक्का दुक्का लोग ही थे, लेकिन किसी ने जिया पर ध्यान नहीं दिया। जिया रोआसा हो गई। तभी वह लड़का अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और जिया के पास आकर कहा, हे तुम ठीक हो ना, तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है, क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल तक छोड़ दूं? जिया ने देखा वह लड़का कोई और नहीं बल्कि देवांश था। जिया ने जैसे ही देवांश की तरफ देखा, देवांश ने कहा, अरे तुम तो वही हो ना जो एड कंपनी में फूड डिलीवरी करने आती हो? हाँ, पर अब वहां से ऑर्डर आने बंद हो गए हैं।
जिया ने अपनी चोट को भूलकर कहा तो देवांश मुस्कुराने लगा और कहा, कोई बात नहीं, मैं आज ही ऑर्डर कर देता हूँ, पर उससे पहले तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। चलो उठो। अगर मैं हॉस्पिटल गई तो मुझे वहां इलाज के लिए पैसे भरने होंगे और अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जिया ने मन ही मन खुद से कहा। क्या हुआ, क्या सोचने लगी? चलो उठो, देवांश ने कहा। नहीं, तुम्हारा शुक्रिया, ये बस मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगा, इसके लिए हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। जिया ने अपनी साइकिल उठाते हुए कहा। आर यू श्योर? देवांश ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ और मैं घर जा सकती हूँ, जिया ने कहा। ओके देन बाय, और हाँ जरा ध्यान से, देवांश ने कहा और अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। गाड़ी जिया के सामने आकर रुकी और फिर आगे बढ़ गई। देवांश को जाते देखकर जिया बड़बड़ाई, ये माया का फियोंसी कितना अच्छा है, एक फूड डिलीवरी गर्ल के लिए भी कितना पोलाइट है, और वो चुड़ैल माया जब देखो तब काटने को दौड़ती है। वो बहुत बुरी है, बहुत ज्यादा बुरी है। कितना अच्छा हो अगर सोफी की जिंदगी में ऐसा ही लड़का आ जाए, तो सोफी कितनी लकी होगी ना। किसी दूसरी गाड़ी के हॉर्न से जिया की तंद्रा टूटी और वे वहां से चली गई। जिया बिना दूध लिए घर चली आई। सोफी ने जिया को खाली हाथ देखा तो कहा, जिया क्या तुम दूध ब्रेड लेकर नहीं आई? और ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसी वजह से मैं दूध और ब्रेड के बारे में भूल गई, जिया ने बैठते हुए कहा। मैं इसकी ड्रेसिंग कर देती हूँ, सोफी ने दवाई का डिब्बा उठाकर जिया की तरफ आते हुए कहा और उसके बगल में आ बैठी। सोफी ने दवा निकाली और घाव को साफ करते हुए कहा, अच्छा जिया, क्या तुम्हारी ईशान से बात हुई? अगर मैंने सोफी को सच बताया तो सोफी परेशान हो जाएगी। बीती रात वो मेरे और ईशान के रिश्ते को लेकर कितना खुश थी। नहीं, मुझे सोफी को सच नहीं बताना चाहिए। मुझे माफ करना मॉम, मुझे सोफी से झूठ बोलना पड़ेगा, जिया ने मन ही मन खुद से कहा। जिया कहाँ खो गई? बताओ ना, तुम्हारी ईशान से बात हुई या नहीं? सोफी ने जिया के कंधों को हिलाकर कहा। हाँ, कुछ देर पहले ही उसका फोन आया था, मेरी उससे बात हो गई है। पता है, मैंने उसे बहुत डांट लगाई और कहा कि उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया। बेचारा सॉरी बोल रहा था और उसने बताया कि उसके पास बहुत सारा काम होता है तो उसे टाइम नहीं मिलता। उसने ये भी कहा कि वो जल्दी ही हम सबसे मिलने आएगा। जिया ने दिल पर पत्थर रखकर सोफी से झूठ कह दिया। सोफी ने सुना तो मुस्कुरा उठी और कहा, चलो अच्छा है, ईशान का फोन आ गया और तुम्हारी उससे बात हो गई। एक पल को तो मुझे लगा जैसे वहां जाकर कहीं वो तुम्हें भूल तो नहीं गया, पर अब मैं खुश हूँ। बस इस बार ईशान आए तो उसे अपने दिल की बात बता देना, ताकि तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहो। सोफी की बात सुनकर जिया की आंखों में नमी तर गई और आंख में ठहरी आंसू की एक बूंद नीचे आ गिरी। लेकिन सोफी ने जिया के आंसुओं को नहीं देखा, उसका ध्यान जिया के हाथ की पट्टी करने में था। तो दोस्तों, ये था ए ब्रोकन हार्ट भाग 52। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें ए ब्रोकन हार्ट मेरे साथ। बाय बाय।